हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन दी अकाउंटेंसी। इस स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं बच्चे, जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की अगर मैं बात करूं बच्चे, जो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक आता है 6 मार्क्स का, एक आता है 1 नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, बता रहा हूँ बार बार। तो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं, वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बच्चे करवा दिए। तो आपने उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और इतने क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आने वाले हैं। तो बच्चे, आज की वीडियो में हमारा स्पेशली क्या रहेगा, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर, कि 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने 2 क्वेश्चन करने हैं, और 2 क्वेश्चंस करने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं और कहाँ से वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। तो देखिए आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि डब्ल्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2016 was as follows. सन्ड्री क्रेडिटर आपको लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है 20,000 रुपए का। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको दिया है 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दी है 3,000। जनरल रिजर्व आपको दिया है 5,000। डब्ल्यू और आर की कैपिटल दी है 60 और 40 कुल मिलाकर 1,00,000 रुपया। एसेट साइड की बात करें तो कैश दिया है 12,000। डेटर्स दिए हैं आपके 18,000। स्टॉक आपका दिया है बच्चे 20,000। फर्नीचर आपका है 40,000। प्लांट एंड मशीनरी आपकी है, ठीक है, 40,000। नीचे लिखता है ऑन द अबव डेट सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली कंडीशन है शी विल ब्रिंग रुपीज 30,000 एज हिज कैपिटल एंड रुपीज 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ द विच विल बी विड्रॉन बाय द डब्ल्यू एन आर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट छुपा पड़ा है इसमें। डेटर्स ऑफ रुपीज 1,500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन of 5% will be created for bad and doubtful debts। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएट बाय 10%, फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 5%। इन्वेस्टमेंट रुपीज 2,500 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वाज टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। आगे लिखता है कि अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 2,100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बच्चे, कुल मिलाकर अगर हम क्वेश्चन को ब्रेक करके समझें, ठीक है, तो पहली बात तो बच्चे, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एंट्री करने को बोला है। तो आप ये मानकर चलिए कि 50-50% चांस है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या तो उसमें एंट्रीज करने को आएगा या फिर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को आता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्पेशली ड्रिल कर रहे हैं एंट्रीज के बारे में। तो आपको एंट्री की जो कहानी है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको सारी एंट्री आराम से क्लियर हो जाएंगी बच्चे। एक एडवाइस मैं आपको और करूंगा, जितने भी एडजस्टमेंट है ना, जो आपको लगता है कि यार एडजस्टमेंट टफ रहते हैं, उन एडजस्टमेंट को आप एक बार देख लें कि किस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या रहता है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं थोड़ा सा अटपटे टाइप के, वो एक बार देखें, अपनी बुक खगा लें आप, बुक में आप ढूंढें जो एडजस्टमेंट रहेंगे थोड़ा सा टफ आपको लगेंगे। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट है जिसकी कहानी आपको नहीं समझ में आ रही, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 36वां एडजस्टमेंट है, मैंने कोशिश करी है कि पूरे जो एडजस्टमेंट है जो टफ रहते हैं उनको ले लिया जाए, लेकिन एक क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट लेना टफ हो जाता है, वो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो आप इतनी कोशिश जरूर करिएगा। एंट्रीज तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, बट एडजस्टमेंट कुछ रहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि डेटर विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स ऑफ रुपीज 1,500 एंड पीबीडी 5% ऑन डेटर विल बी मेंटेन। ये एक एडजस्टमेंट है। तो ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा जो आपको अटपटे लग रहे हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें। तो जब भी हमको बच्चे एंट्री करनी हो, एंट्री जब भी आपको करनी हो, सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट पढ़ें। बैलेंस शीट में देखें लाइबिलिटी साइड कोई रिजर्व या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो गिवन नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बैलेंस शीट जरूर से निहारनी है। एंट्री आपको बैलेंस शीट से स्टार्ट करनी है, फॉर्मेट का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में मुझे एक चीज नजर आई, दैट इज जनरल रिजर्व। वो भी कहां पे? लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड सारे रिजर्व लिखे रहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन रहता है। तो उन रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है या वो अमंग द पार्टनर्स बांट दिए जाते हैं,
ऐसे ही जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको लाइबिलिटी साइड गिवन रहता है वो भी अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाता है। तो अगर वो गिवन होगा तो आपको देखना है, जैसे यहाँ जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व कितना है बच्चे, 5,000 रुपए है, ठीक है। बात करें यहाँ पार्टनर कौन है, डब्ल्यू और आर, इनको ज्वाइन कर कौन कर रहा है, सी। तो सी का इस जनरल रिजर्व में कोई अधिकार है क्या, नहीं। जब भी सी एडमिशन लेगा तो जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट और लॉसेस हैं, वो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दी जाती है। मैं आपसे शुरुआत के दिन से ये सब कुछ कहते हुए आ रहा हूं, तो आपको पता है अच्छे से कि जब भी नया पार्टनर कंपनी के अंदर एडमिट होता है तो जितने भी पुराने रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेट प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो सारे रिजर्व, सारे एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स यानी डब्ल्यू और आर, इन दोनों की ओल्ड रेशियो में बांट दी जाती है या बांट दी जाएंगी, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को आप बांटिए बच्चे, अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स आपको बांटना है, इतना सा याद रखना है। चलिए, तो हमारी जो पहली एंट्री होगी बच्चे वो होगी दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। अब जनरल रिजर्व अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये रिजर्व अपने आप में क्रेडिट को दर्शाता है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, हम ऐसे ऐसे कह लें, ठीक है। और बटेगा किसमें, अमंग दी ओल्ड पार्टनर से बट रहा है, एज अ प्रॉफिट बट रहा है टू द पार्टनर्स, तो इसलिए पार्टनर्स क्रेडिट जाया करते हैं। तो हम लिखेंगे टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू अगला पार्टनर आपका है पुराना आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपने बांट दिया इन दोनों को। कितना है बच्चे बांटने के लिए, आपको बांटना है 5,000 रुपए, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो लिखें आप 3:2/5, इन दोनों को जोड़ के 5। समझ में आ रही बात। चलिए नाउ 5 1 जार 5, 1 टाइम कटा तो 1 3 जार 3, तो एक को मिल रहे हैं बच्चे 3,000 रुपए और 1 2 जार 2 और अगले को मिल रहे हैं 2,000 रुपए। तो ये पूरी कहानी, ठीक है। तो बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, पहली बात तो आपने ये कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइबिलिटी साइड कुछ और बात थी क्या, बिल्कुल नहीं, लाइबिलिटी साइड कुछ और था ही नहीं, ठीक है। सब जनरल रिजर्व था, वो हमने मतलब जो बांट देने लायक है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था, बहुत सारी चीजें थी, बट हमने देखना है कि कोई रिजर्व्स तो नहीं है या एक्यूमुलेट प्रॉफिट तो नहीं है ना। ऐसे ही एसेट साइड चले जाओ, वहां देखो कोई एक्यूमुलेट लॉस तो नहीं है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो गिवन नहीं है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस तो गिवन नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो गिवन नहीं है, या डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो गिवन नहीं है। अगर ये आइटम गिवन होता तो ये अमंग द पार्टनर्स बांट दिए जाते हैं। तो लाइबिलिटी साइड जो आइटम होते हैं रिजर्व और एक्यूमुलेट प्रॉफिट, वो एज अ प्रॉफिट बांटे जाते हैं। एसेट साइड जो मैंने आपको 4 नाम लिए, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये जो चारों नाम मैंने आपको लिए, एज अ लॉस अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स बांटे जाते हैं। लॉस का मतलब हुआ ओल्ड पार्टनर डेबिट जाएंगे, ये सारी चीजें क्रेडिट जाएंगी इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है। अच्छा, तो एसेट साइड कुछ ऐसा था नहीं कुछ, ठीक है, तो हमारी बात खत्म हो गई। अब हम आए एडजस्टमेंट के ऊपर, जो हमारे एडजस्टमेंट है, यानी 1 2 3 4 5 करके जो पॉइंट हमको गिवन है, उन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करें। पहला पॉइंट हमको कहता है कि सी विल, जो बंदा नया आ रहा है, ही विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ ₹30,000 इन कैश एंड गुडविल वो लेकर आएगा 10,000 रुपए। तो होलसेल कुल मिलाकर बंदा 40,000 रुपए लेके आ रहा है, 30,000 फॉर द कैपिटल, 10,000 फॉर द गुडविल, और इस बंदे को 1/6 का शेयर इन द कंपनी मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी भाई। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी बच्चे, दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट। कैश करिए, बैंक करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा विद ₹40,000। 40 क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा है बच्चे, 30,000 रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है और 10,000 रुपए लेके आ रहा है फॉर द गुडविल, तो कुल मिलाकर वो 40,000 रुपए लेके आ रहा है, ठीक है। 2 क्या है ये, सीज कैपिटल। एक तो ये सी की कैपिटल है, सीज कैपिटल अकाउंट एक बात, और दूसरी क्या है, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब वो कैश लेकर आता है गुडविल के लिए, तो हम एंट्री किस नाम से करते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से करते हैं बच्चे। तो क्रेडिट विथ रुपीज, कैपिटल तो हो गई 30,000 रुपी और गुडविल हो गई 10,000 रुपी। अब हमने एक बात और सीखी है कि जब एडमिशन की हम बात कर रहे होते हैं स्पेशली, तो जो नया बंदा कंपनी के अंदर आ रहा होता है, उसको गुडविल लेके आनी होती है, और वो गुडविल किसको मिलती है, उस बंदे को वो गुडविल मिलेगी जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है भाई। अगर सी 1/6 ईयर के लिए आ रहा है, तो वो तो कंफर्म तौर पे गेन कर रहा है ना, आने वाला बंदा तो कंफर्म तौर पे गेन करता है। अगर आने वाला बंदा गेन कर रहा है तो उसे गुडविल देनी पड़ेगी। तो आप ये गांठ बांध लीजिए इस बात को कि नियम ये है कि जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, पीएसआर चेंज होता कब है, चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपका पीएसआर चेंज होता है। जो जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा तो कोई ना कोई गेन, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो जो गेन करेगा उस बंदे को गुडविल देनी पड़ती है, उस बंदे को जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे भाई
आने वाला बंदा सी है, नया है, इसने गेन किया होगा कंफर्म तौर पे क्योंकि उसको 1/6 मिल रहा है, और इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास ओल्ड एज वेल एज न्यू रेशियो होनी चाहिए। है क्या नई रेशियो आपके पास क्वेश्चन में? नहीं। ऐसी कंडीशन में जब हमें नई रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों नहीं दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन रहते हैं और आने वाले का शेयर गिवन रहता है, तो हमको ये बात अच्छे से पता है कि इस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है। ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि इन्होंने इसी रेशियो में सेक्रीफाइस भी किया होगा 3/5 to 1/5 में। ठीक है, तो इनको गुडविल इस रेशियो में मिल जाएगी। तो थर्ड एंट्री आपको गुडविल को बांटने की करनी है। क्या करोगे वो बच्चे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जाएगा विद ₹10,000। ठीक है, टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड टू, अगला है आर, है ना, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये करेंगे बच्चे आप क्रेडिट। अब कितना मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है भाई। 10,000 को आपने बांटना है इन दी ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्यों? क्योंकि आने वाले बंदे का तो पता है भाई 1/6 मिल रहा है, लेकिन किससे ले रहा है, कौन दे रहा है, कुछ नहीं पता। दूसरी बात, हमको न्यू रेशियो भी गिवन नहीं है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हमारे जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माने जाते हैं। ठीक है, देखें आप, तो अपॉन 5, तो अगर हम कैंसिल आउट करें तो 5 2 जार 10, 2 3 जार 6, तो एक बंदे को मिल रहा है 6,000 रुपए, तो 2 जार 4, एक को मिल रहा है 4,000 रुपए। तो बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर, है ना। ठीक है बच्चे, तो आई होप मामला यहां तक का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये काम आपने करना था। तो ये एंट्री आपने सीरियल वाइज करनी है, बहुत टफ नहीं है अदरवाइज, और एंट्री आने के पूरे चांसेस रहते हैं बच्चे, क्वेश्चन काफी हद तक एंट्री से देखे जाते हैं। अच्छा, एक बात और कही है कि शील ब्रिंग कैपिटल 30,000, गुडविल फॉर प्रीमियम 10,000, और फिर लिखा है कि जो गुडविल है ना बच्चे, जो गुडविल है हाफ ऑफ द गुडविल विच बी विल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यानी जिसको भी गुडविल मिल रही है, भाई गुडविल किसको मिल रही है? डब्ल्यू और आर को। हमने देखा कि भाई डब्ल्यू को मिल रहा है 6,000 रुपए, आर को मिल रहा है 4,000 रुपए। क्वेश्चन में लिखा है कि ये लोग हाफ ऑफ द गुडविल निकाल ले रहे हैं, यानी जितनी भी गुडविल इनको मिल रही है उसका हाफ ही निकाल ले रहे हैं। देखो ये गुडविल लाया, उसकी एंट्री आपने दिखाई, कंपल्शन तौर पे आपने बांटने की एंट्री तो करनी होती है, मतलब जो सेक्रीफाइस करेगा उसको तो गुडविल कन्फर्म तौर पे आपने बांटनी होती है, बांट दिया आपने। अब क्वेश्चन में कई बार लिखा रहता है कि जिनको गुडविल मिली उन्होंने गुडविल पूरी निकाल ली या हाफ निकाल ली। यहाँ हाफ निकाली है, पूरी नहीं निकाली। अब अगर निकाली है हाफ गुडविल, मतलब जैसे डब्ल्यू को कितना मिला 6,000 रुपए, तो इसने 3,000 रुपए निकाल लिया होगा। ऐसे आर को कितना मिला, इसको मिला 4,000 रुपए, तो इसने कितना निकाला होगा 2,000 रुपए, क्योंकि हाफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये निकालेंगे तो डेबिट जाएंगे, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹3,000। कहां से आया 3,000 समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर हम लिखें आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, है ना, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट जाएगा विथ ₹2,000, क्योंकि 4,000 मिला था तो उसका हाफ 2,000 हो गया। ठीक है, टू कैश, अब यहाँ पे कंपनी का कैश जाएगा ना भाई, अगर वो विड्रॉ करेंगे तो कैश नहीं जाएगा क्या? जाएगा ना, तो 3 2 हो गया 5,000 रुपए। यहाँ पे लिखोगे बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि कई बार गुडविल जो वो लेकर आता है वो बांटी तो है आपने ही सेक्रीफाइस रेशियो में, लेकिन निकालने की बात क्वेश्चन कई बार कर देता है, तो इस तरीके से उसकी एंट्री होती है। ठीक है, अगर पूरा निकाला होता तो 6 और 4 टू कैश में 10,000 जाता, लेकिन यहाँ हाफ की बात करी थी, इसलिए डब्ल्यू के अकाउंट में 3,000 लिखे, आर के में 2,000 लिखे और कैश हमने 5,000 लिख दिया, दोनों को मिलाकर 5,000 रुपये होता है, क्योंकि 3 और 2 मिला के। ठीक है बच्चे, चलो अगली बात हम देखें, तो फिफ्थ एंट्री हमारी क्या होगी, है ना। एंट्री आया ना एग्जाम में, बहुत आसान है एंट्री करना, क्योंकि अकाउंट इतने सारे अकाउंट खींचने पड़ते हैं, टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एंट्री ज्यादा इजी रहती है। तो कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए, और एंट्रीज वाले क्वेश्चन आपने फोकस करना है। ठीक है, तो एंट्री वाले क्वेश्चन ही करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपने क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन करने जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं को करिएगा। तो एंट्रीज वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारा क्लियर तो इसी से हो जा रहा होगा, लेकिन कुछ बातें होती है बच्चे को एकदम नहीं पकड़ पाता आदमी, तो फिर वो चीजें होनी चाहिए फिनिश अप। ठीक है, चलो हम एक पहले थर्ड वाला पॉइंट देख लें। थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट फिर पढ़ता हूं। थर्ड वाला पॉइंट लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ऑफ
अब आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ऑफ का क्या मतलब है भाई, आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप गौर करिएगा, वहां आपको 3,000 रुपये दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, तो ये कह रहा है कि भैया पेड ऑफ कर दी गई, उसको खत्म कर दिया गया। अगर पे करी गई तो भाई ठीक है, अगर पे करी गई तो कैश कंपनी से गया होगा, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसका बैलेंस क्रेडिट रहा होगा क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है, अब आप उसको डेबिट कर दोगे और टू कर दोगे कैश। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आप बच्चे डेबिट करेंगे, है ना, ये आपकी है विथ रुपीज 3,000 और टू कर देंगे बच्चे आप कैश। ठीक है, क्योंकि कंपनी के तो से कैश अल्टीमेटली चला गया, तो हम लिख देंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ पॉइंट। ठीक है, ये सारी बातें आपकी हो गई। ठीक है, जो बातें थी मेन बैलेंस शीट के रिगार्डिंग और आने वाला बंदा जो था उसके रिगार्डिंग, वो एंट्री करने के बाद, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से बात, वो सारी एंट्री करने के बाद आपने करना क्या है, अब आपने देखना है कि जो एडजस्टमेंट आपको गिवन है उन एडजस्टमेंट में देखो कहीं ना कहीं लॉस और प्रॉफिट की बात हो रही होगी। लॉस और प्रॉफिट कैसे भाई, उन एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसेट्स के बढ़ने और घटने की बात करी होती है, या किसी लाइबिलिटी के बढ़ने और घटने की बात करी होती है। तो अगर ऐसा है तो कंपनी को लॉस होता है, और उस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया अकाउंट खुलता है, या एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट तब तब करता है जब जब लॉस होती है। ठीक है, और जिन जिन से लॉस होगी उनको क्रेडिट कर देगा, और खुद को क्रेडिट तब तब करेगा जब जब प्रॉफिट होता है ना, और जिन जिन से प्रॉफिट हुआ उनको डेबिट करेगा। तो ये एडजस्टमेंट उसी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं पहला। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट पढ़िएगा, क्या लिखा है कि डेटर्स जो कि बैलेंस शीट में 18,000 रुपए के रिप्रेजेंट कर रखे हैं, विल रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स ऑफ ₹1,500, यानी जो आपके डेटर्स हैं उनमें से 15,000 तो बन गए बैड डेट बन गए। अगर बैड डेट बन गए तो भैया नुकसान हो गया नुकसान। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखा है एनपीबीडी 5% ऑन डेटर्स विल बी मेंटेन, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बनाना है ऑन द डेटर्स। ठीक है, डेटर आपके कितने हैं 18,000 रुपए के। अच्छा मजे की बात क्या है, आपका पीबीडी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको दे रखा है ऑलरेडी 2,000 रुपए का, यानी कंपनी का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से ही मेंटेन है 2,000 रुपए का। ठीक है, अब ये 2,000 रुपए मेंटेन क्यों किया है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे जो डेटर्स हैं अगर वो बेड हो जाए और उस बेड होने से हमको नुकसान हो तो उस नुकसान की रिकवरी हम यहां से कर लें। ठीक है, बात समझिएगा बहुत आराम से। यहाँ पे डेटर्स के बेड होने से, डेटर्स 15,000 के जैसे ही बेड बन गए मुझे नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान मैं रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो नुकसान है ये नुकसान मेरे पास रिकवर करने को है, इस नुकसान को, यानी पीबीडी है मेरे पास 2,000 रुपए है, और 1,500 का नुकसान हुआ, 2,000 मेरे पास पीबीडी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी रिकवर हो जा रहा है। तो अगर रिकवर हो जा रहा है तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से अगर कवर अप हो जा रहा है, हो रहा है ना कवर अप, तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाता। रिवैल्यूएशन में आपको वो चीज जानी है जो कवर अप नहीं हो पाती। अगर कोई चीज कवर अप हो रही है तो वो नहीं जाती, हालांकि नुकसान तो है आपको, मैंने अल्टीमेट बताया ना कि नुकसान और फायदा होगा सारे एडजस्टमेंट में, लेकिन ये गौर करिएगा कि जो नुकसान हो रहा है वो कहीं से कवर अप तो नहीं हो रहा। अगर वो नुकसान कवर अप हो रहा है तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट उसमें मायने नहीं रखता। बैड डेट्स की एंट्री हम लोग करें छठी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैड डेट की एंट्री रहेगी, तो हम लोग एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम लोग लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब डेबिट क्यों किया भैया, कंपनी की लॉस है और ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। ठीक है, बैड डेट अकाउंट डेबिट गया टू डेटर्स करोगे, है ना, टू डेटर्स। क्यों? क्योंकि जो डेटर्स थे 18,000 रुपए के, उनमें से 15,000 के हो गए बेड, मतलब 18,000 के डेटर थोड़ी हैं अब तो कम हो जाएंगे, तो आपको इसलिए डेटर क्रेडिट करना पड़ा, सो दैट कि उनका बैलेंस आप कम दिखा पाओ। चलिए सातवीं एंट्री हम करें, है ना, तो ये जो बैड डेट है, ये जो बैड डेट है यहाँ पे लिख देंगे बीइंग डेटर्स। ठीक है, या बीइंग बैड डेट क्रिएटेड, इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा अब देखो जो डेटर्स है ना 1,500 रुपए के जो बेड हो गए हैं, इनको हम रिकवर कहां से करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से इनको रिकवर करेंगे। ठीक है, अब रिकवर करने का तरीका क्या है, जो पीबीडी है उसको आप डेबिट करेंगे, क्योंकि पीबीडी का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको डेबिट करेंगे और बेड डेट को क्रेडिट कर देंगे, तभी तो खत्म होगी चीजें। तो यहाँ पे लिखोगे आप पीबीडी, यानी जो पुराना पीबीडी है ये, है ना, पीबीडी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चे विथ ₹1,500, और टू करोगे आप बैड डेट्स, टू करोगे आप बैड डेट्स, ये करोगे आप क्रेडिट विथ ₹1,500।
500। समझ में आ गया होगा बात, है ना। यहाँ पर आपके डेटर बुरे हुए तो आपने दिखाया कि भाई डेटर्स के बैड होने से आपको नुकसान हुआ और हमारा कहीं ना कहीं डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई। लेकिन ये जो बैड डेट्स है वो हमारा जो पुराना पीबीडी है उससे रिकवर हो जा रहा है, तो हमने उससे रिकवर कर लिया। पीबीडी अकाउंट डेबिट किया 1500 रुपये से, तो बैड डेट किया 1500 रुपये, यानी हमने ये जो बैड डेट डेबिट किया था यहाँ वो क्रेडिट भी कर दिया। डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया, अल्टीमेटली बचा आपका डेटर और पीपीडी। यानी अल्टीमेटली आपका जो 2000 का बैलेंस था उसमें से आपने अपने नुकसान को रिकवर कर लिया, अगर वो रिकवर हो गया, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट आप लो जरा सा, मुझे कुछ एंट्रीज रफ करनी पड़ेंगी बच्चे, मिटानी पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बता दूं। कहानी में देखो एक ट्विस्ट और है, वो ये देखो, हमारे पास डेटर थे पहले 18,000 रुपए की, वर्किंग नोट है आई, हमारे पास डेटर थे पहले 18,000 रुपए के थे। अच्छा, उनमें से 1500 के तो हो गए बैड डेट्स, हाँ है ना, जल्दी बोलो भाई। लिखा था ना कि 1500 के डेटर तो बैड हो गए, तो अगर हम घटाएंगे तो आएगा आपका 16,500। ये जो डेटर हमारे यहाँ है 16,500 के बचे हुए हैं। ठीक है, बचे हैं 16,500 के। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा था कि डेटर्स जो पहले की बैलेंस शीट में 18,000 रुपए के थे विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड फॉर ₹1500, वो हमने कर दिया। एंड पीबीडी 5% विल बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स, तो आपको 5% का नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट भी करना है। चलिए करते हैं। ठीक है, इसका अगर आप 5% निकालें, है ना, इसका अगर आप 5% निकालेंगे, 16,500 का अगर हम 5% निकालें ना, तो बच्चे ये बन रहा है 825 रुपए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ बच्चे, इसको गौर करिएगा, ये बन रहा है आपका 825 रुपये। मतलब हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है नया वाला, नए डेटर्स पर, क्योंकि 18 के पुराने थे, 15 के बेड हो गए सॉरी, और उसके बाद जो प्रोविजन करना पड़ा वो करना पड़ा 825 रुपए का। ठीक है, मतलब 825 का नुकसान कंपनी को फिर से हो रहा है। भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपने आप में नुकसान है, लेकिन हमारे पास जो पुराना डेटर्स के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था वो 2000 था, जिसमें से हमने 1500 की लॉस को रिकवर किया, बचा 500 रुपए। तो हमारे पास अभी भी पुराना जो प्रोविजन है वो 500 बचा हुआ है ना। नया प्रोविजन हमें कितना करना है, 825 रुपए, लेकिन पुराना प्रोविजन हमारे पास कितना है, 500 रुपए है ऑलरेडी, तो कितने का नुकसान हुआ भाई। हमको नया प्रोविजन की कितनी प्रोविजन की नीड है, हमको 825 की नीड है, तो 500 तो पुराना है ना आपके पास, तो अल्टीमेटली नया वाला हुआ 825 का, पुराना कितना है 500 का, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है 325 का डिफरेंस। और ये 325 का जो डिफरेंस है वो आपका नुकसान है कि नहीं। नया वाला प्रोविजन कह रहा है 825 रुपये होना चाहिए, पुराना कह रहा नहीं 500 रुपये होना चाहिए। बताओ, यही तो बात हुई, पुराना कह रहा नहीं 500 होना चाहिए, लेकिन नया कह रहा नहीं नहीं भैया 825 रुपये होना चाहिए, तो अल्टीमेटली आपको 325 का नुकसान हुआ। तो 325 का जो नुकसान है वो आप दिखाएंगे थ्रू दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब कहीं ना कहीं आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, चलिए, तो 325 रुपये याद रखना है कहां से आया हुआ है। चलिए, एक बात ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारी। अच्छा, हम अगली बात करें, थर्ड वाला पॉइंट हमने कर लिया था, हम फोर्थ वाला पॉइंट पढ़े, वहां हमसे कह रहा है क्वेश्चन, स्टॉक जो कि 20,000 रुपए का है बैलेंस शीट पे, विल बी डेप्रिशिएटेड, वो डेप्रिशिएट किया जाएगा, मतलब कि नुकसान होगा बाई 10%। फर्नीचर था 40,000 रुपए का, है ना, ये बाई ₹500 इसको भी डिक्रीज करना है, बाई ₹500 इसको कितने से करना है, साफ साफ दे दिया, तो ये भी नुकसान है। प्लांट एंड मशीनरी को करना है 8%, इसकी वैल्यू 40,000 रुपए, तो ये तीनों नुकसान है। मतलब स्टॉक से आपको नुकसान है, फर्नीचर से आपको नुकसान है, प्लांट एंड मशीनरी से आपको नुकसान है। अच्छा, नुकसान और कहां से है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से भी आपको 325 का नुकसान होगा, तो आपको चार चीजें तो नुकसान वाली मिल गई। नुकसान वाले केस में क्या होता है, रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करता है और जिन जिन से नुकसान होगा वो क्रेडिट करता है। तो किन किन से नुकसान हो रहा है समझ में आ रहा है। अगले पॉइंट भी हम पढ़ लें, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला पॉइंट कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट था 2500 रुपए का, जो कि बैलेंस शीट में मेंशन नहीं था, अब आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो इन्वेस्टमेंट पुरानी वाली बैलेंस शीट में मेंशन नहीं था, अब आपको मेंशन करना है। भाई आपकी तो एसेट्स है ना, तो एसेट्स अगर आपको कहीं से मिल जाए, जैसे आप ऐसे मानो आपकी पॉकेट में आपने 1,000 रुपए रखे और 3 महीने बाद आपको अगर वो 1,000 मिले, कैसे लगते हो कि जैसे फायदा हुआ होगा, नहीं तो लगता है साथ। तो सेम कहानी ये भी है कि भाई इन्वेस्टमेंट लिखना हम भूल गए थे, अचानक से इन्वेस्टमेंट प्रकट हो गए, तो भैया हमको तो फायदा नजर आ रहा, तो ये तो हमारा फायदा है। क्रेडिटर की कहानी भी सेम है कि 2100 के क्रेडिटर थे जो कि रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, अब उनको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो भैया ये नुकसान है। तो अल्टीमेटली ये नुकसान, तो सिर्फ एक फायदा है इन्वेस्टमेंट, बाकी सब जगह आपको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान की एंट्री बच्चे क्या होती है, 8वीं एंट्री हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे आप, है ना, आप करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपका बच्चे डेबिट जाएगा। कितने से, वो बात की बात है। नुकसान कहाँ कहाँ से हो रहा है, एक तो हो रहा है टू पीबीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैसे आया था मैंने आपको बताया था, क्रेडिट होगा विद ₹325,
ठीक है बच्चे, 325। अच्छा, उसके बाद नुकसान किससे हो रहा है? टू स्टॉक से आपको नुकसान है, लिख लें एक बार पहले। टू फर्नीचर से आपको नुकसान है ना? अच्छा, टू प्लांट एंड मशीनरी से आपको नुकसान हो रहा है, टू प्लांट एंड मशीनरी से आपको नुकसान है, ठीक है। और टू क्रेडिटर से आपको नुकसान है। तो इतनी बातें बच्चे आपके नुकसान वाली हैं, जो आपको नुकसान दे रही हैं, ठीक है। अच्छा, नुकसान कितना कितना दे रही है वो आपको अब लिखना पड़ेगा। ये हो गया, और ये और ये, मतलब 1 2 3 4 5 5 चीजें आपको नुकसान दे रही हैं। अच्छा, स्टॉक कितने का नुकसान दे रहा है भाई? स्टॉक तो 20,000 रुपए का है। डेप्रिशिएट कितना से हो रहा है? 10% से। तो 20,000 का डेप्रिशिएट कितना हुआ? 2,000 रुपया। तो स्टॉक से आपको 2,000 का नुकसान हो रहा है। चलिए, उसके बाद फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर से आपको नुकसान है 500 रुपए का, जो कि आपको साफ साफ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो उसकी वैल्यू इसे 40,000 रुपए है, और 8% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 8 4 32, यानी 3200 का नुकसान ये हो रहा है। अच्छा, क्रेडिटर्स की बात करें तो इससे आपको 2100 रुपए का नुकसान है, ठीक है। तो ये आपके नुकसान की कहानी है बच्चे, इतने का नुकसान आपको हो रहा है, ठीक है। तो इनको हम जोड़े ना सबको, अगर इन इन सारे नुकसान को हम जोड़े तो बन रहा है 8,125 रुपये। ये बन रहा है 8,125 का आपको नुकसान हो रहा है। 8,125 रुपये का आपको बच्चे नुकसान हो रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, फायदा कहाँ से हो रहा है? फायदा सिर्फ एक जगह है, वो है इन्वेस्टमेंट पे। और जब फायदा होता है तो जिससे फायदा होगा उसको डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, ठीक है। नवी एंट्री हम करें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ नरेशन की बात करें तो लिखोगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे और करेंगे टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे लिखोगे आप बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे विथ रुपीज कितना है? 2,500 रुपया, 2,500, ठीक है। और 2,500 ये भी बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज करोगे आप। फटक से एक बार स्क्रीनशॉट लो, मुझे फिर 2 एंट्रीज और रफ करनी पड़ेंगी बच्चे, ठीक है। चलिए, अब सुनो कहानी। अब जरा एक बात देखो, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से है? 8,125 रुपए से है। क्रेडिट कितने से है? 2,500 रुपए से। और डेबिट का मतलब नुकसान, क्रेडिट का मतलब फायदा। तो अल्टीमेट फायदे में हो कि नुकसान में हो? भाई नुकसान में हो। 8,125 रुपए से आप 2,500 रुपए घटाओ, जितना भी आएगा वो आपका नुकसान है। अब उस नुकसान का करना क्या है? उस नुकसान को अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देना है। एंट्री क्या होगी उसकी? एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना। आखिरी एंट्री है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, है ना, टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, है ना, टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नुकसान कितने का पहले वो पता कर लें। भाई आपके पास 8,125 का तो नुकसान है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फायदा कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 2,500 का फायदा है। 2,500 घटाओ यहाँ से जरा सा, तो 25 6 25 11 7 से 2 गया तो 5, 5,625 का आपको नुकसान आ रहा है। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यस, तो 5,625 का आपको नुकसान है ना। तो आपने, सॉरी मैंने एंट्री बच्चे उल्टे कर दिए, नुकसान है ना, तो हमारा फायदा थोड़ी आ रहा। नुकसान भाई 8,125 का नुकसान था और 2,500 का फायदा, तो अल्टीमेटली हम लॉस में हैं, है ना। अब अगर लॉस में हैं तो लॉस वाले केस में पार्टनर्स डेबिट जाते हैं, ठीक है। लॉस वाले केस में पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, तो हम लिखेंगे डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, है ना, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, है ना। ये क्रेडिट कितने से जाएगा बच्चे? 5,625 रुपए से। अब इसको इस 5,625 को बांट देना है 3/5 और 2/5 में, तो वो आपका आ रहा है बच्चे 3,375, एक का आ रहा है 3,375 और एक का आ रहा है 2,250, ठीक है। यस, तो ये आपका हो गया बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्रीज किस तरीके से करनी होती हैं, तरीका क्या है एंट्रीज करने का। मैंने आपको शॉर्टकट जितना हो सकता था बताने का प्रयास किया। अब आप एक काम और करिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से ड्रिल करना है, क्योंकि ये 3 4 बार एग्जाम में है, सैंपल पेपर्स में, सॉरी एग्जाम में तो नहीं, सैंपल पेपर्स में काफी टाइम आया हुआ है, रिपीट हो रहा है, तो मुझे लगा कि इसको करवा देना चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स जोड़े मैंने अपने मन से। नाउ
आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन रहेंगे एडमिशन के रिगार्डिंग एंट्रीज वाले, वो आपको 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगाने हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, कुछ 2-3 आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सो दैट कि आपका मुद्दा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एंट्रीज होती है। दूसरी बात, ये जो एडजस्टमेंट है ना बच्चे, इन एडजस्टमेंट के ऊपर अगर आपको टाइम मिले तो बारीकी ढूंढने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं जो तो थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं, तो उनको सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको कोई बात समझ में आएगी तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।